दोस्तों नमस्कार। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में जब बिहार में आरक्षण का ऐलान किया, उस वक्त उनके कुर्ते के नीचे की गंजी फटी हुई थी। वो गंजी कपड़े की थी और इस बात का जिक्र उस वक्त पटना से निकलने वाले अखबार आर्यावर्त ने किया था। बकायदा एक बॉक्स आइटम पहले पन्ने पर इस बात को लेकर छपा था कि राज्य के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने जो गरीब और पिछड़े हैं उनको जो आरक्षण का लाभ दिया है वह खुद किस अवस्था में है। और इस बात की जानकारी ऐसा नहीं है कि मौजूदा बिहार के नेताओं को नहीं होगी, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वह लालू यादव हो, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो, चाहे वह सुशील मोदी हो, उन्हें याद होगा। बतौर मुख्यमंत्री भी कुर्ते के नीचे की फटी हुई गंजी का जिक्र किस तरीके से बिहार में उस वक्त भी होता था। लेकिन स्थिति देखिए, उन्हीं शख्स यानी जननायक कर्पूरी ठाकुर को सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न का सम्मान देने का ऐलान जब दिल्ली से हुआ तो बिहार की राजनीति में खलबली मच गई। सभी में होड़ मच गई कि कौन कर्पूरी ठाकुर के सबसे ज्यादा करीब है। लेकिन एक लाइन तो बहुत साफ है बिहार की राजनीति में कि कर्पूरी ठाकुर के पदचिन्हों पर नीतीश कुमार ही चले। रामानाथ ठाकुर जब मंत्री बनाए गए, राजनीति में लाए गए, संसद भेजे गए, उन तमाम परिस्थितियों के बीच नीतीश कुमार इस बात का जिक्र करते रहे, अरे हमने ये किया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि बिहार की जो जमीन संघर्ष और आंदोलन के जरिए दिल्ली की गद्दी तक को डिगाने की ताकत रखती है, वह तिकड़मों और जोड़ तोड़ की राजनीति में कैसे फंस चुकी है। और नीतीश कुमार उसके सबसे हुनरमंद खिलाड़ी हैं। लेकिन सवाल सिर्फ नीतीश कुमार का नहीं है। इस दौर में बिहार की उस राजनीति को समझिए जहां का सामाजिक समीकरण बकायदा जनगणना के जरिए सामने आ चुका है। सबको पता चल चुका है कि कितनी बड़ी तादाद में किस जाति की मौजूदगी है, उस जाति के साथ कितना रोजगार जुड़ा हुआ है, उस जाति की आर्थिक स्थिति कैसी है और कितनी बुरी है, सारी जानकारी निकलकर आ चुकी है। लेकिन सवाल उसके एक कदम आगे का है। जिस दौर में इस देश के भीतर कमोवेश हर वो छत्रप, हर वो गैर बीजेपी शासक या सत्ता संभालने वाला मुख्यमंत्री या विपक्ष की पूरी कतार जब 2024 के चुनाव को लेकर मोदी सत्ता के खिलाफ खड़ी होने की स्थिति में आई, तब ऐसा क्या हो गया जहां नीतीश कुमार डामाडोल दिखाई देने लगे। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाना और उस भारत रत्न के जरिए दो निशाने सीधे तौर पर नीतीश कुमार का मार देना। एक तरफ परिवारवाद की राजनीति के कटघरे में लालू प्रसाद यादव का परिवार आ जाना और दूसरी तरफ जिस इंडिया की नींव पटना में पड़ी, उसी पटना से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने से चूके नहीं। मैसेज दो ही निकल कर आए, बीजेपी का दरवाजा खोलिए और दूसरी तरफ हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार नहीं है। सियासत की इस घड़ी में पटना के एक नुमाइंदे दिल्ली में भी मौजूद है जो कि हरिवंश है। एक वक्त चंद्रशेखर जी के साथ हुआ करते थे और उसके बाद उन्होंने लंबे वक्त तक प्रभात खबर निकाला। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार के करीब गए, उन्हें दिल्ली भेजा गया और दिल्ली आकर वह धीरे धीरे मोदी सत्ता के अनुकूल या करीब कुछ इस तरीके से हो गए कि जब किसानों को लेकर 3 कानून को लेकर राज्यसभा में वोटिंग की नौबत आई तो उन्हें दिशा निर्देश बहुत साफ था, वोटिंग होनी नहीं चाहिए। और शोर शराबे के बीच हरिवंश डिप्टी के पद पर बैठे थे और उस वक्त उन्होंने बिना वोटिंग के तीनों कानून राज्यसभा में पास करा दिए। राजनीति की यह छोटी छोटी लकीरें अगर जोड़ने लगिएगा तो बिहार को आप भूल नहीं पाइएगा। और बिहार की राजनीति को इस बार
पूंछ से नहीं सूंड से पकड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बिहार की राजनीति दरअसल इस देश के भीतर में आंदोलन की जमी को पैदा कर सकती है। इस बात का जिक्र ममता बनर्जी को कहना पड़ा, करना पड़ा जब इंडिया की नींव पड़ने जा रही थी, और उन्होंने ही सुझाया था पहली बैठक पटना में हो। लेकिन उसी पटना से निकले नीतीश कुमार का नाम अगर संयोजक पद पर आ जाए तो पहला विरोध किसी दूसरे ने नहीं, ममता बनर्जी ने किया इंडिया के भीतर। और जिस संयोजक की कुर्सी पर बैठकर नीतीश कुमार अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में, राजनीतिक दौर में प्रधानमंत्री की दिशा में कदम बढ़ाते हुए कम से कम हिंदी पट्टी के सबसे बड़े नेता, सबसे अनुभवी नेता और सबसे कद्दावर तौर पर खुद को इंडिया के जरिए रखने का प्रयास कर रहे थे, उसी दौर में इंडिया के भीतर गुटबंदी या इंडिया के भीतर आपसी सहमति अपने लोगों को लेकर इस तरीके से बनी कि नीतीश कुमार पर लालू यादव खामोश हो गए। कांग्रेस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ले लिया और ममता के पीछे केजरीवाल खड़े हो गए। यानी उस हिंदी जमीन पर या कहें मध्य भारत के भीतर बिहार की 40 सीटों की राजनीति एक झटके में डगमगाने लगी और सवाल यह उठा, क्या वाकई राजनीतिक तौर पर जाति समीकरण के आश्रय बीजेपी जीत नहीं सकती है? और बीजेपी को अगर जातीय समीकरण का एक चेहरा मिल जाए तो मंडल और कमंडल दोनों की राजनीति को वो साध कर कैसे चुनाव 2019 में जीत गई और आरजेडी जैसी कद्दावर पार्टी को एक भी सांसद बन नहीं पाया, यह स्थिति एक बार फिर आनी चाहिए। लेकिन वहां का अपना गणित क्या कहता है, यह सवाल हर जहन में होगा। लेकिन नया सवाल यह है कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव हो जाए। वो जान समझ रहे हैं कि बीजेपी के हक में नरेंद्र मोदी और उनका चेहरा अगर लोकसभा चुनाव में जीत दिला सकता है तो बीजेपी को भी यह तय कर लेना चाहिए कि अगर वो साथ आते हैं तो एक साथ चुनाव अगर दोनों हो जाएंगे तो एक झटके में बाकी सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा और एक झटके में नीतीश और बीजेपी सब कुछ पा लेंगे जो वो पाना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी यहां पर फिर से बिहार को गंवा देगी, ठीक वैसे ही जैसे तेजस्वी यादव ने जिस संघर्ष के आश्रय 75 विधायकों को जीत दिला दी और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर वो उभर कर भी आ गई। लेकिन जब उसने नीतीश कुमार के साथ समझौता किया तब एक सवाल था कि उन्होंने भविष्य की राह में एक रोड़ा डाल दिया है। यही स्थिति इस वक्त बीजेपी की हो चली है और बीजेपी में जब हम आपसे ये बात कर रहे हैं तो आज देर शाम पहुंच गए सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है, सुशील मोदी जो बिहार की पहचान लिए हुए बीजेपी के साथ जुड़े हैं, और सुशील मोदी की करीबी नीतीश कुमार से इतनी गहरी है कि इस वक्त अगर कहा जाए कि हरिवंश नजदीक या सुशील मोदी नजदीक, तो हरिवंश तो जेडीयू के हैं लेकिन उसके बावजूद भी सुशील मोदी कहीं ज्यादा करीब। राजनीति के इस त्रिकोण के भीतर चौथा कोण अपने तौर पर इंडिया के जरिए बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल तीन ही हैं, लोकसभा चुनाव के साथ बिहार के चुनाव होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि तिकड़मों पर टिकी राजनीति में पीएम और सीएम दोनों को चुनने का मौका अगर बिहार के लोगों को मिल जाए तो एक बात तो तय है, लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का पलड़ा बहुत भारी रहता है। और अगर यह विधानसभा चुनाव नीतीश और लालू मिलकर लड़ लें तो फिर राज्य स्तर पर इन्हीं का पलड़ा भारी रहेगा, वहां बीजेपी को हार मिलेगी। लेकिन दोनों चुनाव अगर एक साथ हो रहे हैं तो खतरा दोनों तरफ है। बीजेपी को लगेगा कि ऐसे मौके पर जो लोकसभा चुनाव का लाभ उसे मिलता वो देखिए विधानसभा चुनाव साथ कराने से नहीं मिला। और दूसरी तरफ लालू को भी यह लगने लगा कि अगर लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होंगे तो फिर ऐसा हो सकता है कि बिहार एक झटके में जिसे केंद्र के लिए चुन रहा है उसे भी राज्य के तौर पर कहीं चुन ला ले, तो उन्होंने भी नकार दिया। लालू नकार चुके हैं, तिकड़मों के इस आश्रय क्या वो विधायक जुटा पाएंगे? असंभव सा खेल है ये। क्यों? क्योंकि राज्यपाल तो बीजेपी का है और आखिरी फैसला तो राज्यपाल को लेना होता है, चाहे
आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई एमएल और जेडीयू टूट भी जाए तो भी सरकार बना नहीं पाएंगे, यह राज्यपाल के विवेक पर छोड़ा जाता है। तो क्या राजनीति इतनी गहरा चुकी है बिहार की, जहां पर नीतीश कुमार के हाथ में जो पासा है वही पासा दूसरे हिसाब से यानी चितपट दोनों परिस्थितियों में उन्हीं के अनुकूल रहे, इस खेल में वो आगे बढ़ चुके हैं या बीजेपी के पास कोई दूसरा प्लान है? कल भी बैठक चली थी बड़ी लंबी, खुद प्रधानमंत्री मोदी थे, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, अमित शाह की मौजूदगी थी और बिहार को लेकर इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति थी क्योंकि बिहार के भीतर अगर हार मिलती है तो वो हार चंद सीटों की नहीं होगी बल्कि एक लहर होगी। यानी एक झटके में 10 से ज्यादा सीटों को गंवाना शायद दिल्ली में बैठी बीजेपी को मंजूर नहीं। लेकिन दूसरा सवाल यह भी है, अगर नीतीश कुमार और लालू की जोड़ी लोकसभा चुनाव में बिहार अगर बीजेपी के पक्ष में खड़ा है तो फिर जो 16-17 सांसद जनता दल यूनाइटेड के हैं उनके पास तो सिवाय गंवाने के कुछ नहीं बचेगा। लालू यादव की पार्टी के पास तो शून्य सांसद है, उसे तो पाना ही पाना है। तो ऐसे में नीतीश कुमार की हथेली पर क्या होगा? तो इसीलिए उन्होंने पहली चाल आरजेडी को लेकर चली कि क्यों नहीं विधानसभा भंग करा के लोकसभा के साथ राज्य के चुनाव करा लेते हैं। इस दौर में नौकरियां भी हमने खूब बांटी है और पहली बार गांधी मैदान में शिक्षकों की भर्ती को लेकर हजारों लाखों की तादाद में लोग जमा हो गए और हमने सबको नौकरियां दे दी। बहुत बेहतरीन वातावरण है। लेकिन अगला सवाल निकल कर आया, तब तेजस्वी का क्या होगा? अगर नीतीश की ही अगुवाई में और अगुवाई के बाद जीत के बाद नीतीश की ही अगुवाई में रहना है तो फिर तेजस्वी का क्या होगा? और ऐसे में परिवारवाद का जिक्र कर्पूरी ठाकुर के जरिए और उनके बेटे रामानाथ ठाकुर को लेकर और खुद अपने बेटे को लेकर नीतीश कुमार ने जिस लिहाज से टीका टिप्पणी की वो जाहिर तौर पर वह विरासत या परिवारवाद गांधी परिवार को लेकर नहीं, वो बिहार की राजनीति में पहले पत्नी और उसके बाद बेटा यानी आरजेडी को लेकर की। तो क्या जिस बिहार की जमीन पर राजनीतिक संघर्ष लोगों ने देखा, समझा, परखा और जेपी आंदोलन से निकले हुए ये तमाम नेता हैं जिनका जिक्र हम आपसे बार बार कर रहे हैं, उसमें एक माइनस कर दीजिए क्योंकि अब वह रहे नहीं, आदरणीय पासवान जी, उनका निधन हो गया, लेकिन उनके भाई और बेटे भी बट गए। अब अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि बिहार की केमिस्ट्री और बिहार का मैथमेटिक्स क्या कहता है? क्या वाकई नीतीश अकेले भी जाने को तैयार है? नीतीश को पता है अकेले जाने पर भी उनका वोट बैंक कोई बहुत धराशायी नहीं होता है, उनके साथ जो जुड़े हैं जुड़े रहेंगे। लेकिन सांसदों की तादाद कम हो जाएगी एक झटके में। जितने सांसद हैं वो आधे के आधे के आधे भी नहीं बचेंगे। और यही 2014 में हुआ था, क्योंकि उस दौर के अगर आंकड़ों को आप परखना शुरू करें, 2014 में नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़े थे, ना तो वह आरजेडी के साथ थे ना बीजेपी के साथ थे। उस दौर को याद कीजिए तो वह गुजरात में जो कुछ हुआ और वहां से नरेंद्र मोदी जब निकलकर दिल्ली आए तो उन्होंने साथ छोड़ दिया और अकेले चुनाव मैदान में कूद गए। 15.8% वोट नीतीश कुमार को मिला और सिर्फ 2 सांसद चुनाव जीत पाए, यानी 2 ही सीट पर उनके उम्मीदवार चुनाव जीत पाए 2014 में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आरजेडी को बहुत लाभ, आरजेडी को 20% वोट था, कांग्रेस को 8.5% वोट था और आरजेडी के 4 सांसद थे, कांग्रेस के 2 सांसद थे। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी चूंकि अपने बूते थी, साथ में एलजेपी थी, तीसरी पार्टी आरएलएसपी थी, कुशवाहा की पार्टी, इन तीनों पार्टियों ने मिलकर उस वक्त भी 31 सीटें जीती थी, 22 सीट जिसमें से अकेले बीजेपी ने जीती थी और 29% से ज्यादा वोट मिले थे बीजेपी को। लेकिन वही बीजेपी जब जनता दल यूनाइटेड के साथ आती है तो ध्यान दीजिए उसकी सीटें भी कम होती हैं और उसका वोट ऑफ परसेंट भी कम होता है। उसको 22 से घटकर वो 17 पर आती है, 29% वोट से घटकर वो 23.5% पर आती है। लेकिन उसके साथ खड़े हुए
नीतीश कुमार एक झटके में 15.8% से वोट बढ़कर 21.8% होता है और 2 सांसद से बढ़कर 16 सांसद हो जाते हैं। तो नीतीश इस बात को जान चुके हैं। लोकसभा का चुनाव है, बीजेपी के साथ खड़े होना होगा। अब आप यहां कहेंगे 2014-2019 की अगर यह स्थिति है तो विधानसभा के भीतर यकीनी तौर पर विधानसभा में कमाल कर दिया था उस महागठबंधन ने, जब लालू और नीतीश एक साथ थे। स्थिति यह थी कि 80 उम्मीदवार विधायक जीत गए थे आरजेडी के और 71 जीत गए थे जेडीयू के। कांग्रेस के भी 27 जीत गए थे। ये 2015 का जिक्र है। लेकिन 2020 में जब आप निकल कर आते हैं तो उस समय क्या होता है? उस समय एक झटके में परिस्थिति फिर बदलती है, क्योंकि जेडीयू और आरजेडी साथ नहीं थे। तो आरजेडी 75 सीटों पर जीतती है और जेडीयू अपने तौर पर अगर ध्यान दीजिए तो जेडीयू एक झटके में 45 सीट पर आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन फिर अगला सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर इस तरीके से 43 सीटें मिली थी उसको 115 उम्मीदवारों में से, उसके जो 15% वोट हैं वो बरकरार रखते हैं, चाहे वो इधर जाएं या उधर जाएं। उधर जाने पर बीजेपी के 5% वोट आते हैं और लालू यादव के साथ जाने पर उनका अपना वोट बैंक बरकरार रहता है। आरजेडी की स्थिति भी ऐसी ही है। आरजेडी अगर अपने तौर पर रहती है तो उनका 20% का वोट है, जो 2019 में कम हो गया 15%। लेकिन जब आप विधानसभा के भीतर आते हैं तो आरजेडी का 18% वोट अगर 2015 में रहता है तो वह नीतीश के साथ आने पर 23% हो जाता है। 3 मैसेज बहुत साफ है। पहला मैसेज, नीतीश कुमार जिस राजनीति को खेलना चाहते हैं वो चुनाव के वक्त अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं और यह ताकत उनको राजनीतिक तौर पर आरजेडी के साथ मिलकर बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए चाहे वह भारत रत्न का जिक्र हो, कर्पूरी ठाकुर का जिक्र हो, सियासी तौर पर जो भी तालमेल हो, वह परखना चाहते थे अपने विस्तार को लेकर। वह विस्तार इंडिया में स्पेस नहीं मिला तो वह बीजेपी की तरफ गए। लेकिन बीजेपी को लग रहा है कि अब बिहार की राजनीति को संभालने का वक्त उसके लिए आ चुका है, क्योंकि पूरी हिंदी पट्टी में एकमात्र बिहार ही ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी अपने बूते सत्ता बना नहीं पाई है और बना नहीं सकती है। तो उसे नीतीश कुमार चाहिए, लेकिन इस बार अपने नेता की बदौलत। तो क्या सुशील मोदी पर सहमति हो जाएगी और नीतीश के सामने प्रपोजल लोकसभा चुनाव में आने वाले वक्त में एक बड़े पद को खाली रखा जाएगा? वो पद बहुत बड़ा हो सकता है, प्रधानमंत्री के बाद का पद हो सकता है, क्योंकि बिहार की जरूरत बीजेपी को नीतीश से कहीं ज्यादा है और नीतीश को अपनी राजनीति और भविष्य को साधने के लिए अपनी ताकत के विस्तार की जरूरत है, जो कि चुने हुए प्रतिनिधियों के आश्रय होता है, जिनकी तादाद बढ़नी चाहिए। यह हार्ड बार्गेनिंग की परिस्थिति है। हार्ड बार्गेनिंग लालू और नीतीश में नहीं हो रही है, हार्ड बार्गेनिंग बीजेपी और नीतीश में हो रही है और अमित शाह भी इसके माहिर खिलाड़ी हैं। अमित शाह इस बात को बहुत साफ तौर पर रखना चाहते हैं कि दिल्ली की सत्ता में 272 के नीचे नहीं आना है, तो बिहार में कम से कम जो मौजूदा स्थिति है इसको बरकरार रखना होगा, क्योंकि बिहार का मैसेज पूर्वी उत्तर प्रदेश को प्रभावित करेगा। बिहार का मैसेज इंडिया गठबंधन को परसेप्शन के तौर पर डेवलप करेगा और अगर परसेप्शन बिहार के जरिए बन रहा है तो इंडिया का परसेप्शन जो ममता के जरिए नहीं टूट सकता है, वह नीतीश के आसरे एक झटके में भरभरा कर गिर जाएगा। यह एक सच है। और दूसरा सच यह भी है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी बनारस है और अगर नीतीश कुमार बिहार में राहुल की यात्रा के साथ चल पड़ते तो इसका असर बनारस तक में दिखाई देता, क्योंकि यह पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा जो है वह उस राजनीतिक परिस्थिति को भांप रहा है, समझ रहा है और उसके राजनीतिक तेवर जो हैं यह तो बलिया से आने वाले हरिवंश जी भी जानते होंगे, जिन्होंने चंद्रशेखर के साथ इस देश की राजनीति के ककहरे को समझा, परखा और आगे भी बढ़ाया। और चंद्रशेखर भी जानते हैं, जब वो इंदिरा गांधी को चिता रहे थे
कि देखिए कांग्रेस को किस दिशा में कैसे चलना चाहिए और मैं कैसे साथ आकर करूंगा और मेरी शर्तें क्या होंगी, और नहीं तो मैं कांग्रेस तोड़ दूंगा, क्योंकि उसके पीछे यही वो स्थिति थी जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, उसकी राजनीति थी, उसके तेवर थे या कहें उसका नमक था। राजनीति की इस बिसात पर नीतीश कुमार क्या करेंगे ये अब महत्वपूर्ण कम हो गया है। अब बीजेपी क्या करेगी महत्वपूर्ण ये हो गया है, और असल बार्गेनिंग, असल सौदेबाजी इसी को लेकर है। लालू यादव क्या करेंगे? लालू यादव माहिर होते हैं पैचअप करने में, क्योंकि अगर आपको याद हो तो जिस वक्त पहली बार जो 6 दिनों की सरकार नीतीश ने बनाई थी, सबसे पहले 2004 में चले जाइए, उस दौर में जब नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे, उस समय लालू यादव वहां पर आ गए और उन्होंने नीतीश को गले लगा लिया था। नीतीश को आज भी फोन लालू यादव ने लगाया। लालू यादव जानते हैं कि इस राजनीति में जो नब्ज होती है, उसकी धड़कनें जो होती हैं, उसको थामने की जरूरत है, और इस राजनीति में वो माहिर है। इस राजनीति में कांग्रेस माहिर नहीं है जो ममता को सहेज ना पाए, लेकिन लालू यादव इस राजनीति को सहेज सकते हैं। लेकिन अगला सवाल यह है कि जिस गारंटी को नीतीश कुमार अपने सांसदों की बढ़ने की तादाद से जोड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखना चाहते हैं बिहार की, और एक परसेप्शन इस देश के भीतर डेवलप करना चाहते थे कि जिसके असल खिलाड़ी वही हैं। ये तीनों परिस्थिति एक झटके में उनके हाथ से निकलती हुई उन्हें दिखाई देने लगी, और यही मुश्किल लालू यादव की हो गई कि वो कैसे सहेज कर रखे। इसीलिए ध्यान दीजिए, पहला मौका है। सामान्य तौर पर लालू यादव की राजनीति में ऐसा होता नहीं है कि उनके तरफ से कोई संवाद करे, और आज यही हुआ जब उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर 3 एक के बाद एक ट्वीट कर दिए। उस ट्वीट की भाषा को भी परखिए तो वो राजनीति से कोसों दूर है, उस राजनीति से जिसके बारे में बिहार अपने आप को अव्वल दर्जे पर देखता है। उनकी ट्वीट थी, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधाराएं हैं। दूसरा था, खीज जताए क्या होगा जब हुआ ना कोई अपना, युग विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही खोट है। तीसरा था, अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। तीनों के भीतर की लैंग्वेज जो है, जो भाषा जो है, वो सामान्य तौर पर उस राजनीति की भाषा नहीं है जिसमें आपके भीतर का आक्रोश दबा रह जाए और आप जिस राजनीतिक सौदेबाजी की दिशा में बढ़ना चाहते हैं उस दिशा में बढ़ें। यह सीधे तौर पर एक गुस्सा है, आक्रोश है, ये बालपन है, बेटी है। इसलिए राजनीति में सवाल होता है कि कब किसने क्या कह दिया और उसमें कहे गए शब्द कैसे किस पर हमला कर रहे, बड़ा मायने रखता है। भावनाओं का खेल भी है। और राजनीतिक तौर पर एक बहन को लगा होगा कि भाई सीएम नहीं बन पा रहा है, तो उसके भीतर की खींच निकलकर ये आ सकती है, लेकिन इतना स्पेस कैसे मिल गया यह भी एक सवाल है। हालांकि ये किए गए ट्वीट हटा लिए गए बाद में, लेकिन उसके बावजूद भी जो मोटी लकीर खींचनी थी वह तो खिंच गई। आखिर के 3-4 सवाल जो सबसे बड़े सवाल हैं, क्या इंडिया गठबंधन खत्म हो चला है? और शायद इंडिया गठबंधन का खत्म होना क्या कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन है, या राहुल गांधी के लिए यह ऑक्सीजन है, या राहुल गांधी जिस न्याय यात्रा के आश्रय निकल रहे हैं क्या उसके लिए यह ऑक्सीजन है? क्योंकि माना तो यही जा रहा था कि कांग्रेस को गठबंधन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 2014, 2019 और फिर 2024 के बाद पूरे हार का ठीकरा कांग्रेस के कांधे पर ना फूटे, उसमें तमाम विपक्षी दल भी साथ खड़े नजर आए, इसीलिए यह इंडिया गठबंधन था। यह पहली स्थिति थी। दूसरी स्थिति बन रही है, क्या इन सब के बीच नीतीश कुमार का रास्ता और ममता बनर्जी का रास्ता और आने वाले वक्त में केजरीवाल का रास्ता, और हो सकता है आने वाले वक्त में महाराष्ट्र से भी आपको कोई सूचना निकल कर आ जाए।
ये तमाम रास्ते इनकी अपनी राजनीति को तो जीवित रखेंगे, लेकिन क्या उस परसेप्शन को खत्म कर देंगे जिसमें 2024 में चुनाव भी है? कोई सुनने को तैयार होगा कि चुनाव का मतलब तो कुछ जीत हार होती है, लेकिन यहां तो सब कुछ पहले से तय है? क्या उस दिशा में चीजें जा चुकी हैं? तीसरी परिस्थिति बीजेपी की है। क्या उसके भीतर वाकई 2024 में इंडिया गठबंधन के खड़े होने का खौफ इतना ज्यादा है कि वह एक एक वक्त के बाद एक एक चाल चल रही है और एक के बाद एक किले ढहते चले जा रहे हैं और हर किले को ढहने के साथ इंडिया खत्म और बीजेपी की जीत तय इस दिशा में बढ़ चुकी है? और चौथी परिस्थिति है, इस देश के भीतर इन्हीं पॉलिटिशियन ने इस देश के उस आंदोलन और संघर्ष को खत्म कर दिया, यह सोचकर कि दरअसल तिकड़मों के आश्रय सत्ता मिल जाए तो उसके बाद शायद इस देश में न्याय हो जाएगा। झटका बार बार लगा है। आंदोलन से निकली राजनीति ने दिल्ली की सत्ता संभाली थी, लेकिन उसके बाद की परिस्थितियां बदल गई और इसी तरीके से तिकड़मों और संगठन और समझौतों के आश्रय इंडिया को खड़ा किया गया। तो क्या उसकी परिस्थिति को बीजेपी ने एक झटके में तोड़कर बतला दिया, हम सभी एक ही हैं? आखिरी सवाल जो यक्ष प्रश्न है, बिहार की इस राजनीति में अब बिहार को पीएम भी चुनना है और सीएम भी चुनना है, और यही वो चाल है जिस दिशा में नीतीश बढ़ चुके हैं, बढ़ना चाहते हैं। और वो चाहते हैं फैसला बीजेपी ले, बीजेपी चाहती है फैसला वो खुद ले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।